चलिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में हम आगे बढ़ते हैं। हम उत्तरी भारत के मैदान के पहले छोड़े हुए थे, अब उसी से आगे चलेंगे। ठीक है, उत्तरी भारत का मैदान, चर्चा किसकी बात हो रही है? उत्तरी भारत का मैदान। शब्दों पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आप क्या करते हैं, शब्दों को जब चर्चा होती है तो आप उसको भूल जाते हैं, है ना, रेफरेंस आप भूल जाते हैं कि चर्चा किसकी हो रही, बस पढ़ रहे हैं वैसे। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले क्या कहा कि थोड़ा जूम कर लें, उत्तरी भारत का मैदान, जैसे ये बात दिमाग में आए तो याद रखिएगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। मतलब जलोढ़ कौन लेके आया है? सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां, ध्यान रखिएगा। और इसी से जो जलोढ़ से क्या बना है, उत्तरी भारत का मैदान है। तो ये चीज एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस मैदान के पूर्व से पश्चिम लंबाई, अब ये लंबाई दे रहा है, लंबाई ध्यान रखिए, जो मैदान कौन कौन सी, उत्तरी भारत का मैदान की बात हो रही है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई कितनी है? 1000 से 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर, ठीक है। तो ये फैक्ट अगर आप याद रख सकें अच्छी बात है, याद रखना भी चाहिए। एनसीईआरटी है, 2-4 फैक्ट याद भी रख लेंगे तो ऐसा नहीं है कि दिमाग फट जाएगा, मेमोरी भर जाएगी, ऐसा कुछ समस्या नहीं है। बस हम लोग याद नहीं करते हैं, कारण बस ये है कि चलो ठीक है, अभी हम छोटी मोटी थोड़े पढ़ेंगे तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब पॉइंट ध्यान रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण मतलब जैसे ये इस तरह से एक ऑर्डर, ऐसे ये दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? याद रखिए, एनसीईआरटी लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। 3 भागों में। कौन कौन सा? भाबर, तराई, जलोढ़। भाबर, तराई, जलोढ़। बात समझ आ गई। उत्तर से दक्षिण, भाबर, तराई, जलोढ़, ठीक है। याद रखने के कुछ ट्रिक अपना लीजिए। भात, क्या? भात में जल, कैसे? ये कैसे? भाबर में भा निकाल लीजिए, तराई में त निकाल लीजिए, भात हो गया। भात को क्या होता है? अरे सर भात हम नहीं जानते हैं। अरे तुम बच्चे भी नहीं जानते होगे। भात जो चावल बनता है उसी को भात बोलते हैं, ठीक है। और ये जलोढ़, जलोढ़ मतलब जल निकाल कर डाल दीजिए उसी में, जलोढ़। याद रखिएगा, ऑर्डर याद रखिएगा, और कुछ नहीं। यहाँ पर हम कॉमेडी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि याद रखिएगा, ऐसे टेक्निक याद रखिए, ठीक है। तो भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान, ठीक बात है। आगे चलें। देखिए हिंदी मीडियम के लिए बहुत बड़ी समस्या ये है, ये सीरीज हमको इस सीरीज चलानी पड़ रही है क्योंकि आपको ओरिजिनल चीज़ नहीं पढ़ने को मिलेगा, बस फालतू चीज़ मिलेगा, कोई नहीं आपको पढ़ाने वाला। ये चीज़ आपको किताब को शायद क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाई जानी चाहिए थी, नहीं पढ़ाई गई, जिसका भुगतान आपको पूरी लाइफ टाइम करना पड़ेगा अगर आप यूपीएससी या किसी और एग्जाम तैयारी करते हैं। तो जो बच्चे अभी थोड़ा सा भी सजग हैं, थोड़ा सा भी उनको लगता है कि हम पढ़ सकते हैं, या मतलब कि भी जो ग्रेजुएशन में हैं या जो अभी 12th में हैं या जो ऑलरेडी 11th में हैं, वो आराम से जो है इस सीरीज से कम बेसिक तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। बेसिक तो मैं आपको समझा ही दे रहा हूँ। तब आप जब कंपटीशन में जानते क्या होता है? कंपटीशन में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, ये बात पता होना चाहिए आपको। कंपटीशन में जब आएंगे ना, जी तोड़ मेहनत चलती है, जी तोड़ लड़ाई चलती है। आपके सामने, आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति ना पढ़ रहा होता, आपको बताता नहीं कि आप पढ़ रहा है वो, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो कंपटीशन में जब आते हैं तो आप ये मत समझिए कि आपको कोई पढ़ा देगा। और टीचिंग में भी जो लोग पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में, समस्या यही है, वो भी बस इस चीज़ को कर रहे हैं कि हम इससे शॉर्टकट में ख़त्म कर दें। उनको मकसद नहीं है, क्योंकि सबका एक सिस्टम है, अपना काम करने का तरीका है। 2000 पढ़ाएंगे तो 2-4 सेलेक्ट अपने मन से ही हो जाएंगे, बस हम अपना उससे रोजी रोटी चला लेंगे। सिंपल से, सबको पता ही बात, लॉजिक है ये। खैर आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है। किसको? जलोढ़, जो भी लास्ट में बता रहे थे, जो बता रहे जलोढ़ मैदान जो नदियाँ लेके आती हैं, है ना। जलोढ़ जो लास्ट में बता रहे, भाबर, तराई, जलोढ़, यही वो तो बोले थे ना। हाँ, तो उसको बाद में 2 भागों, इसमें खादर और बांगर। क्या? खादर और बांगर, याद रखिए, खादर और बांगर भूल जाएंगे। खाद और बांग, बांग कैसे याद? सर हम बांग याद रखेंगे, बांग नहीं याद होगा, भूल जाएंगे। अरे खाद याद रख लीजिए, खाद के बाद बांग लगा देने, बांग हमको याद ही नहीं होगा, याद कर लीजिएगा, है ना। हर चीज़ टेक्निक थोड़े बताई जाएगी, है ना। चलिए अब थोड़ा बात किसकी करते हैं?
भाभर की। देखिए भाभर के बारे में चर्चा शुरू हो रही है। भाभर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई, भाभर कितनी 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है। क्या है? पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद, गिरि मतलब पर्वत होता है ना, पाद मतलब उसका पैर वाला हिस्सा होता है ना। जैसे कोई पर्वत ऐसे बना हुआ है तो ये वाला जो सीन है, ये वाला, ये गिरिपाद है। ध्यान रखिएगा, नहीं पता शब्द का फिर तो भैया तो आप नया नया नाम निकालोगे। ठीक है, शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है, शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत, उसके परिणाम स्वरूप क्या? हिमालय पर्वत। देखिए कहाँ है, कहाँ गया? उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल और गोलाष्ट में जमा कर देती हैं और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। ध्यान रखिए, कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। अब थोड़ा सा आराम से चलते रहिए, है ना। क्या सर बार बार आप यही बोल रहे हैं, आराम से चलते रहिए। ड्राइवर है क्या? नहीं, ड्राइवर नहीं हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। उल्टा उल्टा सोचने का मजा अलग है ना, सोचते रहिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब थोड़ा सा और समझिएगा। क्या? भाभर से दक्षिण में तराई क्षेत्र है, बताया मैंने आपको भात वाला। भाभर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर। भाभर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं। याद रखिएगा, भाभर क्षेत्र में लुप्त नदियां, मतलब कि भाभर में नदियां लुप्त होती हैं, बात पता होनी चाहिए आपको। भाभर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं। किस प्रदेश में? तराई में। किस प्रदेश में? तराई में, जिसकी भी चौड़ाई बताई गई है कि 10 से 20 किलोमीटर है ना, वहां पर निकलती हैं, जिस प्रकट होती हैं क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं, ये अनूप क्षेत्र बन जाता है। मतलब क्या? जिसमें वाहिकाएं निश्चित नहीं होंगी, मतलब जिनमें रास्ता नहीं होगा बहने के लिए, ऐसे ऐसे जिनमें वाहिकाएं निश्चित नहीं होंगी, वो अनूप क्षेत्र बन जाता है। और जो अनूप क्षेत्र बन जाता है उसे तराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। मतलब क्या? मतलब भाभर में, जैसे ये भाभर है, ये तराई है, इधर से नदियां लुप्त हुई और यहाँ से लुप्त होने के बाद ये आकर के धीरे धीरे कहाँ निकलती हैं, ये आकर के तराई में दिखने लगती हैं। लेकिन इनकी जो वाहिकाएं हैं वो निश्चित नहीं होती हैं। इस वाहिकाओं की जो निश्चितता नहीं है, इनके वजह से अनूप बन जाता है, अनूप क्षेत्र। अभी अनूप क्या है? अनूप बस नाम याद रखिए अभी, ठीक है ना, आप अभी नाम याद रखिए। अनूप बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं? तराई। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अभी आते रहेंगे बीच बीच में, आप दिमाग खोल कर रखिएगा। नहीं हम सो जाएंगे, सो जाइए फिर, जिंदगी तो सोते सोते ही बीत जाए, क्या बात है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है। कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई क्षेत्र। कौन क्षेत्र? तराई। याद रखिएगा एकदम दिमाग में, अगर आपने ढंग से सच में पढ़ लिया ना, याद करेंगे हाँ यार किसी ने पढ़ाया था, बेचारा बड़ा अच्छा इंसान था। अपने मुंह बखान कर लेना कोई नहीं कर रहा, खुद ही कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। तराई से दक्षिण में मैदान है। तराई से दक्षिण में मैदान, दक्षिण इधर ऊपर जाएंगे क्या? तराई अगर ये है तो दक्षिण बात हो रही है, एनसीईआरटी दक्षिण से नीचे जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे? नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर उत्तर होता है, ध्यान रखिएगा। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण, मतलब जलोढ़ भी जो है पुराना और नया होता है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिए। तो वही कह रहे हैं कि पुराना जलोढ़ है, एक नया जलोढ़ है। क्या? एक पुराना जलोढ़ है, एक नया जलोढ़ है। अब समझिएगा, एक पुराना जलोढ़ है, एक नया जलोढ़ है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, कंफ्यूज कर जाएंगे, अभी देखते रहिए। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। क्या कहलाता है? बांगर और खादर। अब बांगर कौन है? जो
पुराने जलोढ़ से बनेगा उसको बांगर बोलते हैं, बांगर। और जो नए जलोढ़ से बनेगा उसको खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको खादर बोलते हैं। मतलब क्या? फिर से ध्यान रखिए। अरे भैया, बांगर खादर का मतलब तो पता हो, नहीं पता रहेगा, पता करिए। बांगर जो है पुराने जलोढ़ से मिलकर बनेगा, मतलब पुराने जलोढ़ से जो बने उसको बांगर बोलते हैं। खादर जो होता है वो जो नए जलोढ़ से बनता है उसको खादर बोलते हैं। भूल जाएंगे। खादर, देखिए खाद जो होता है जब पुरानी मिट्टी जमा कर बनाई जाती है, मतलब पूरे कूड़ा करकट, तब वो खाद बनता है। वो कौन सा होता है? पुराने से बनता है। तो यहाँ पर देखिए उल्टा है कि नए जलोढ़ से जो बनेगा उसको खाद बोलेंगे, खादर। बस याद रखना तरीका बता रहा हूँ, डेफिनेशन मत बना लीजिएगा अपने से कि आपको कैसे याद रखना है कि ये बांगर है कि ये खादर है। जब भी बांगर खादर में कन्फ्यूजन आए, खादर मतलब नया जलोढ़, और जैसे नया जलोढ़ है उसका उल्टा है बांगर। बांगर मतलब पुराना जलोढ़। ठीक है, तो एकदम क्लियर कट बात मुझे लगता है आपको समझ में आ रही है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कौन कहने वाला, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है वो समझिए। ठीक है, तो ये अंतर आपके दिमाग में कुछ तो सेट हुआ होगा कि बात तो सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं ना, आगे देखते हैं कि अब इसके आगे, उसके आगे हैं ये, इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाले अपर्दनीय और निक्षेपण, अब देखिए अपर्दनीय और निक्षेपण स्थलाकृतियों, हल्के में मत लीजिएगा। अपर्दनी मतलब सर कुछ भी कह देंगे, पर्दनी कह देंगे, अपर्दनी कह देंगे, नहीं नहीं। निक्षेपण मतलब निक्षेपण कह देंगे, छेपड़ा कह देंगे, पड़ कह देंगे, कुछ भी कह देंगे ना। शब्दों पर गौर करिएगा। अपर्दनी का मतलब होता है जो अपर्दन मतलब कटाव होता है। निक्षेपण मतलब क्या होता है? जहां पर कोई चीज जाके जम जाती है, निक्षेपित हो जाती है। मतलब कटाव और जमाव, ये सीधा नहीं लिखते हैं। ये जब एनसीईआरटी वाले लिखते हैं ना, बड़ा कठिन लिखते हैं। इनको स्टैंडर्ड सेट करने के चक्कर में रहते हैं कि हमको जो हमारा किताब पढ़े वो मजा आ जाएगा, हाँ हमको समझ में नहीं आया। सरल भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रौढ़ावस्था मतलब क्या होता है जानते क्या? जब नदी अपने जो है जवानी के स्तर पे आती है, मतलब एक तरह से कहिए कि युवा, एक होता है प्रौढ़ा होता है, मतलब उसके बनने का अगर युवावस्था के पहले वाली स्थिति है ना प्रौढ़ावस्था, है ना। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, मतलब कि एक कहने का मतलब मेरा ये है कि एक एक्सट्रीम, मतलब कि मेच्योरिटी लेवल के कहिए, है ना। अब आपको शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रौढ़ावस्था मेंस में जब आप लिखेंगे तो प्रौढ़ावस्था लिखेंगे। ठीक है, आगे देखें। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां, अब ये स्थलाकृति कौन कौन सी देखिए, ध्यान दीजिए। बालू रोधिका, इस सब आएगा, टेंशन मत लीजिए, सब आएगा, डिटेल में आएगा। बालू रोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गोमफित नदियां पाई जाती हैं। जो लोग बेसिक पढ़े होंगे क्लास शायद 8th में 9th में, उसमें मिला होगा ये सब चीज़ें। नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं है ना। मैं तो माने के चलूँगा ना, अब एक ही 11th के एनसीईआरटी सब तो नहीं पढ़ा सकते ना, पर मौका आएगा जरूर पढ़ाऊंगा उसको मैं। ठीक है, इतना समझ करिए। बालू रोधिका, विसर्प, विसर्प तो आप जानते ही होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे विसर्प। विसर्प क्या होता है ना, नदियाँ जब ऐसे ऐसे घूमते हुए आती हैं, विसर्प ऐसे ऐसे जो घूमते घूमते आती हैं, यही तो विसर्प है ना। सर्प की तरह बनता है विसर्प, ऐसे याद रखिएगा, है ना। उसके बाद गोखुर झीलें भी आपको पता है, जो गोखुर की तरह होती है, मतलब गाय की जो है खुर की तरह होती है, ऐसे मान चलिए, है ना। वो बन जाता है बीच में, ऐसे टाइप बन जाता है, ऐसे टाइप, ऐसे ऐसे कट पीट के ना ऐसे बन जाएगा गोखुर टाइप, ऐसे घोला सा ऐसे बन जाएगा। तो देखे मैं जरूर देखे होंगे, उम्मीद देखना, देखिए एक बार थोड़ा सा समय निकाल कर ना जाइए देखिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं इसी मैदान में। देखिए अब लाइन सुन समझिए ध्यान से कि इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनीय और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे बालूरोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियां पाई जाती हैं। किसमें? याद रखिएगा, भूल नहीं सकते हैं, अगर भूल गए फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है कि ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी, द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र घाटी की जब भी आपके दिमाग में चर्चा आए, मतलब लगे कि हाँ उसके बारे में, तो ये लाइन ध्यान रखिए क्योंकि ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी, द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है।
नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं शब्द। ठीक है, इसको नोट्स ऐसे बनाया जाता है, मेन मेन पॉइंट ऐसे बनाया जाता है, ऐसा नहीं बनाया जाता कुछ बना देंगे एक तरफ से। आइए हम देखते हैं कि किताबें कैसे लिखी जाती है, उसको नोट बना रहे हैं, ऐसे पॉइंट नहीं, पॉइंट देखिए ये है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि यहाँ ज्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है, कैरेक्टरिस्टिक है। जब आप डिजास्टर पढ़ेंगे तो आपको याद होना चाहिए, हाँ ये ऐसी बात हो रही क्या। ठीक है ना। और नदियां अपना रास्ता बदल कर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती हैं, मतलब आपको ये बात पता होना चाहिए, गुम्फित वाहिकाएं बनाने के लिए नदियां अपने रास्ता बदल देती हैं, या मतलब नदियां अपने रास्ते बदलती हैं तो क्या बना देती हैं, गुम्फित वाहिकाएं बनाती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी कहानी जो है समझ में आई होगी, है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे क्या है ये देखिए, थोड़ा सा फिगर है, मतलब कि जो उत्तरी मैदानी लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, मछली मार रहे हैं क्या, बताइए जब थोड़ा सा। ये क्या कर रहे हैं, ये खड़े होकर के हाथ में क्या लिए हुए, ये सब क्या कर रहे हैं, मेड़बंदी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोचिएगा। ये लगा रहे हैं धान, क्या लगा रहे हैं, धान। ठीक है, कहाँ पर, उत्तरी मैदान में, तो पता होना चाहिए थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब लेक्चर थोड़े से आपको बड़े बड़े मिलेंगे, एक घंटे डेढ़ घंटे के, क्योंकि अब पढ़ाना है ना, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पता चला कि मजाक मजाक में चला जाएगा सब कुछ। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां, उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। कौन, क्या कह रहा, विशाल नदियां कौन कौन भाई, कौन कौन है विशाल नदियां, कौन कौन, उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां कौन सी नदी, कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यही तो है ना। तो ये क्या बनाती है, बड़े बड़े डेल्टा बनाते हैं, जैसे कौन सा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, कौन सा डेल्टा, सुंदरवन। अब ये सब देखिए, मैप अगर आपने, मैंने जो दिखाया था, अगर आपने मैप ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम एक ही साथ सब बताते चले, एक तरफ मतलब कि मैप दिखा दें, तुरंत लोकेशन में दिखा दें, तो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके साथ होनी चाहिए, और नहीं है तो इसके बाद पढ़ने के बाद देखिए जा करके, मैप इसी एनसीईआरटी में ही मैप है, जाके आराम से सुकून से जाके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सामान्य तौर पर क्या है, ये वाला लाइन देखिए, सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है, सपाट मैदान है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 50 से 100 मीटर, 50 से 100 मीटर। तो ये भी थोड़ा सा आप जो है ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या कह रहा है कि हरियाणा और दिल्ली राज्य, हरियाणा और दिल्ली राज्य, इसके चर्चा हो रहा है, हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु, उसके बाद क्या है, दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा, सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। कौन, हरियाणा, याद रखिएगा, गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, मतलब गंगा और सिंधु। अब सिंधु कहाँ पे, गंगा भाई मैप दिखाया था मैंने, आपने देखा चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में, क्या, ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से, याद रखिएगा कहाँ से, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व लोकेशन पता होना चाहिए ना, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये उत्तर पूर्व है, पता होना चाहिए। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में बहती है, उत्तर पूर्व से, ये उत्तर पूर्व है, और एक दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, मतलब इधर, मतलब क्या, मतलब ऐसे आते हुए ऐसे जाती है, ये तो हुआ ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, आपने देखा होगा मैप, मैप अगर देखा तो आपने पता होगा आपकी बात। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप, पॉइंट किसके समीप, धुबरी, अभी छोटा धुबरी सर कहाँ पे है, या मतलब धुबरी कैसे है ये, मतलब धुबरी कहाँ पे दिख रहा है, तब पता लगेगा यार ये तो अरब सागर में है क्या धुबरी, मतलब कि ब्रह्मपुत्र बह रही है कहाँ, पूरब साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में, और आप कहाँ ढूंढ रहे हैं इसको,
अरब सागर में। तो बस ऐसे उल्टा पलटा होता है। हाँ, तो ऐसे उल्टा पलटा से बचना आपको। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। धुबरी के समीप 90 डिग्री मुड़ जाती है। पता होनी चाहिए आपको बात। पहले तो दक्षिण दक्षिण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तरफ चलती है, लेकिन बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ये धुबरी के समीप जो है दक्षिण की ओर, किसकी ओर? दक्षिण की ओर। किस दिशा में? याद रखिए, दक्षिण दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाती है। कितना मुड़ जाती है? 90 डिग्री। अरे सर, कोई और एंगल नहीं मुड़ना चाहिए क्या इसको? क्या नापते हैं जाके क्या 90 डिग्री? बिल्कुल नापते हैं, बिल्कुल नापते हैं। आप ये मत समझिए कि उसको जो है वैसे ही रख देंगे। उसके बाद ये मैदान, ध्यान रखिए क्या यहाँ पर है, ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। जो उधर एरिया बता रहे हैं उत्तरी मैदान, ये किससे बने हैं? उपजाऊ। उपजाऊ मतलब जलोढ़, समझ रहे हैं? उपजाऊ का मतलब है कि वहाँ पर फसल उगते हैं, है ना। ऐसी जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। यहाँ कई प्रकार की फसल है, जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती हैं। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। सिंपल सी बात, जहाँ उपजाऊ क्षेत्र होगा वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। ये तो आप लॉजिकल लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। हम तो थोड़ा सा पढ़े लिखे तो है ही है नहीं यार, ऐसे थोड़े कुछ पढ़े ही नहीं हैं। चलिए अब शुरू करते हैं किसके बारे में? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। किसके बारे में? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अब आराम से इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, ये सब डिटेल चल रहा है, अब आराम से सुनिएगा, है ना, प्रवचन है। कि नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ, नदियों के मैदान, जो नदियों का मैदान है उससे 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला, तिकोने तो ऐसे वाला, ऐसे ऐसे भारत में ऐसे बना हुआ, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये बीच से ऐसे, ऐसे ही बीच वाला भाग है, जैसे भारत ऐसे, मान लीजिए भारत ऐसे है ना, ऐसे भारत है, ऐसे है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये वाला तिकोना टाइप का। तो थोड़ा सा आप अंदाजा लगा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है। कैसा भूखंड है? कटा फटा, है ना। कैसा है भूखंड? कटा फटा। तो कटा फटा समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या है? जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में, अब ध्यान रखिएगा, अब ये डायरेक्शन था ना, बार बार डायरेक्शन नहीं बताऊंगा, अगर आप श्रृंखला में आपको पता चल गया होगा। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, कटक मतलब अरावली का विस्तार है ना, दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, मैंने दिखाया था, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डामम पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करते हैं। आपको सीमाएं याद रखना चाहिए। प्रायद्वीपीय पठार का सीमाओं का निर्धारण कैसे होता है, किन किन चीज़ों से होता है, तो आपको याद रखना है। जब उत्तर से उत्तर पश्चिम में बात करेंगे तो दिल्ली, कटक जो कि अरावली का विस्तार है, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ। अब ये पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप जो पठार है उसके पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं। कान में बताएं चिल्ला करके याद रखिएगा। पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में इलायची, इलायची खाते हैं ना, बस ऐसे याद रखिएगा। दक्षिण में इलायची, कार्डामम पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, न तो पता चला लोकेशन नहीं समझ आएगा आपको। प्रायद्वीप पठार समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे बना है ना। तिकोना बोल दिए, कटा फटा बोल दिए। तो जब कभी इसके बारे में चर्चा हुई तो आपको ये सब शब्द याद रहने चाहिए, सब लाइन याद रहनी चाहिए। तो मतलब लिखेंगे क्या, अपन इस घर में लिख देंगे कुछ भी, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। उसके बाद क्या? उत्तर पूर्व में शिलांग, देखिए लिखा हुआ है, उत्तर पूर्व में शिलांग तथा, तथा की बात क्या है? ऐड आ गया जैसे होता था। देखिए प्रायद्वीप पठार का एक भाग है, देख लीजिए, कटा फिटा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ना। क्या क्या मैंने बताया था? उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलांग
एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग, अब ये पता होना चाहिए आपको, कार्बी एंगलोंग जो है आपका प्रायद्वीप पठार का ही भाग है, दिमाग में रहना चाहिए। प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है। अब ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीप पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है। कौन कौन से पठारों से मिलकर बना है ना? पठार, अरे सर ये पठार क्या है? तुम देर से पठार पठार कर रहे हैं, हम भी पठार पठार रट रहे हैं, है क्या ये पठार? तो ये सब बेसिक पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, कौन कौन से पठार हैं ध्यान रखिएगा। हजारीबाग पठार, ये कौन सा बाग है? हजारीबाग पठार। पलायू पठार, याद रखिएगा, नाम पता, कितने नाम ही नहीं सुने होंगे, पलायू हो गया, हाँ पलायू पठार। हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। किससे किसके में बना है? नाम से, फिर से नाम याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, है ना? कौन कौन सा? ये भाई भूल जाएंगे, अरे यार बगैर भूल जाएंगे कैसे काम चलेगा? कौन कौन से? हजारीबाग पठार, एक तो हजारीबाग, चलो ठीक है बाग है लेकिन हजारी वाला बाग है, बस इसे पठार याद रखिएगा। पलायू, पलायू, पाला आयु, नहीं ठीक नाम नहीं लग रहा सर, कुछ और नाम बताइए। पलायू है, छोड़ो जाना यार, नहीं आ रहा, क्या करें। रांची का पठार, रांची जो झारखंड वाला एरिया ना, रांची पठार थोड़ा सा, चलो ठीक है रांची याद रखें, कराची नहीं रांची, रांची इंडिया में, कराची नहीं इंडिया में, भूल जाइएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। मालवा पठार, मालवा, मलवा नहीं मालवा, नाम ऐसे से बदलते हैं, मलबा समझिए, कुछ लोग मलबा दिमाग में लगा रहे हैं, मलबा, मलबा भाई गलत चीज़ है, मालवा पठार। उसके बाद कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार, ये फैक्ट है, सब फैक्ट याद रखिए, तो भूल जाएंगे सब, है ना। उसके बाद क्या है, यह भारत के प्राचीनतम, पॉइंट पठार की बात हो रही है, प्रायद्वीप पठार की, यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। मतलब प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना की बात हो रही है वो, और स्थिर मतलब स्टेबल की बात हो रही है, जो स्थिर रुका हुआ है ना, उसमें से एक है। तो जब कभी लिखना हो प्रायद्वीप पठार के बारे में तो ये लाइन याद रखिएगा कि जैसे प्राचीनतम भी है और स्थिर भी है ना, ऐसे भूभाग भाग है ये, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई, अब फिर एक फैक्ट नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या? सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है। पश्चिम से पूर्व मतलब जो ऊंचाई है ऐसे होती है, कैसे? देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर ये ऐसे ऐसे कम होती जाती है, मतलब इधर ज़्यादा ऊंचा है इधर कम ऊंचा है, मतलब ऐसे कम होती चली जाती है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है। अब सर ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कम होती, लेटिंग में कर रखा, ये सब मत सोचिए इतना, बस नहीं रखिएगा। इधर इधर उठा हुआ पश्चिम की ओर, ये पश्चिम है ये पूर्व है ना, मैप में ऐसे होता है, तो इतना याद रखिएगा कि ये जो है पश्चिम ऐसे ऐसे जो है ऐसे बना हुआ है कि पश्चिम की ओर से जो है पूर्व की ओर ऊंचाई कम होती चली जाती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। जब भी प्रायद्वीप के बारे में चर्चा करिएगा तो ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर ऊंचाई कम होती चली जाती है, ध्यान रखिएगा। बता रहा हूँ भूल जाएंगे, सच बता रहा हूँ आपको। जिसका प्रमाण, अगर आपको भूल भी जाए प्रमाण याद रखिएगा, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। मतलब ज़्यादातर नदियाँ जो है बह करके कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जाती हैं भाई? ऐसे ऐसे मान लीजिए भारत है, ये भारत है, मान लीजिए ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। अच्छा भूल जाएंगे क्या अरब सागर बंगाल? ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, अरब और बंगाल, है ना। ए बाबू, बस याद रखिएगा, ए बाबू है, नहीं दो बाबू ए बाबू एक बाबू, ऐसे याद मतलब कुछ भी आपको दिमाग में याद रखेंगे। अरब सागर है, ये बंगाल, तो नदियाँ जो है ये पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में आती हैं, है ना। चाहे जहाँ से कट रही हैं, अगर तो स्पेशल याद करना पड़ता है कि कौन से नदियाँ अरब सागर में जाती हैं, क्यों ज़्यादा नहीं जाती हैं। ज़्यादातर कहाँ जाती है? पश्चिम, ये आपको जो है बंगाली खाड़ी में। तो इसीलिए इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि जो है ये प्रायद्वीप पठार पश्चिम से पूरब की ओर इसका ढलान या उसका जो है ऊंचाई कम होती चली जाती है। अब शायद नहीं भूलना चाहिए।
अब भी भूल जाए तो भाई अब क्या करें, उसके बताइए हैं, उसके लिए क्या किया जाए। तो नहीं भूलना चाहिए, मतलब उम्मीद यही है, बाकी जो भी होगा ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए, प्रायद्वीप पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। ये बच्चों से पूछ रहा है, क्लास 11 के बच्चों से, बुजुर्ग लोगों से नहीं पूछ रहा है। जो प्रेयर है ठीक है यार, हमसे पूछोगे बेइज्जती कर रहे हो मेरी। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएं, नहीं बताएंगे। अब ये सब रह गया बताने को। कुछ लोग ईगो में पढ़ते हैं, ईगो में एटीट्यूड, अरे ऐसे कैसे बेइज्जती मेरी कर रहे हैं। बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, वो आपकी जानकारी बता रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं कि हाँ आप जानकार हैं कि नहीं है, पढ़ने लायक है कि नहीं है। देखो हंसी मजाक चलती रहेगी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। ये नाम पूछ रहे हैं, आपको अगर याद हो बता दीजिए, कोई बात नहीं है ना। मैं तो ऐसी बात कोई आपको कहता भी नहीं है किसी को। चलिए अब पॉइंट ध्यान रखिएगा, अब जो बताने जा रहा हूँ ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में, इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में, किस क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है। अब उसमें जो प्राकृतिक स्थलाकृति है उसमें कौन कौन है ये याद रखिएगा। टॉर, क्या भाई टॉर ऐसा नाम, टॉर याद रखिएगा नाम। ब्लॉक पर्वत, कौन पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत याद रखिएगा। भ्रंश घाटियां, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंध, पर्वत स्कंध, क्या क्या, टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, नग्न मतलब नंगा, मतलब वो पर्वत है ना, उसकी बात हो रही है। नग्न चट्टान संरचना, टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां शामिल हैं, क्वार्टजाइट भित्तियां शामिल हैं जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। क्या क्या, फिर से एक बार रिवाइड करना, रिवाइज करा दें फिर से, भूल जाएगा। क्या कहा, इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं, क्वार्टजाइट भित्तियां शामिल हैं जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। बस इतना आपको जो है ध्यान में रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। फैक्ट, फैक्ट कहिए कॉन्सेप्ट के, दोनों में से कुछ भी पता याद रहे, मान लीजिए इसको कि इस कौन से पठार, प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है, इसके पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में, मतलब इसके पश्चिमी और उसके उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए, ठीक है ना। अब पता चले ये भी नहीं दिमाग में आ रहा तो बात ही अलग फिर, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद देखिए क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से, क्या, प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, भू उत्थान तो भू उठा हुआ, व निमज्जन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं, अनेक अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे, मतलब भ्रंश, देखो यहाँ क्या लिखा है कि भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि वहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। याद रखिएगा मेंस के आंसर राइटिंग में ये सब बड़े काम आते हैं कि भीमा भ्रंश का आप एग्जाम्पल दे दीजिए जहाँ पर बार बार जो है भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नहीं ध्यान रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे भाई, IAS भी बनेंगे और ध्यान भी नहीं रखेंगे, कैसे काम चलेगा, ठीक है। अपनी पुनरावृत्ति, अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही
प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। किस कारण? अपनी पुनरावर्ती का यहाँ पर कथन कारण से क्वेश्चन बन सकता है। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं का क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण, क्षेत्रीय मतलब जो क्षेत्रवार जो है विभिन्नता होती है उसकी बात हो रही है ना। उसके कारण जो है प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। जैव विविधता नहीं, धरातलीय विविधता की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जैव विविधता क्या नहीं, धरातलीय विविधता। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड्ड, किसमें? उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। कौन? नदी खड्ड और महाखड्ड। नदी खड्ड और महाखड्ड इसको जो है जटिल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ये वाली लाइन, ध्यान रखिएगा। चंबल, भिंड और मुरैना खंड इसके उदाहरण हैं। चंबल खंड, भिंड खंड और मुरैना, मुरैना नाम सुने होंगे आप, है ना। मुरैना का एक घाटी खंड है ना, ध्यान रखिएगा। चंबल, भिंड और मुरैना खंड इसके उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार, मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्वी पठार। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तरी पूर्वी पठार, उत्तरी पूर्वी पठार। तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? भूल जाएंगे, ये मत भूलिएगा। कौन कौन सा? कि दक्कन, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार, ये भूलना नहीं है आपको। ठीक है, इतना मेहनत से पढ़ाया, आप भूल जाए फिर क्या मतलब। अब शुरू होता है कौन सा? दक्कन का पठार। कितना बड़ा है? ज़्यादा बड़ा है क्या? पता चला कि ये काफ़ी बड़ा है ना। चलिए इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। फिर उसके बाद देखें कितना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ख़त्म ही है। 2 3 हाँ बस, शायद उम्मीद है कल वाले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, है ना। कल वाले लेक्चर में पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ट्राई करेंगे, ऐसा गारंटी नहीं दे सकते भाई। अभी तो पता चलेगा ना कितना टाइम ले रहा है पढ़ाने में। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम तो चिल्ला चिल्ला को उसको बताएंगे। कान में लगाए होंगे जो है ना ईयरफोन या लीड जो भी लगाए होंगे, चिल्लाएंगे कान में, आपके दिमाग में जाए तो आपको जो है आँखों को सुनाई देने लगे। मतलब इस तरह से तो मेहनत करिए, हम भी कर रहे हैं, आप भी जम करिए। अब मेहनत करिए, पढ़िए, 2-3 बार 4 बार रिवीजन करिए, क्यों नहीं मतलब तैयार होगा। और प्रयास रहेगा कि 2-3 महीने जो है ना, जैसे आपको ये चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो इधर बीच है, इधर एनसीईआरटी पर कमांड बढ़िया बनाइए, है ना। तो प्रीलिम्स आसान हो जाएगा, ना प्रीलिम्स बहुत टफ हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। एनसीईआरटी कमांड बनाए रहेंगे ना, तो जो किताब पढ़ेंगे ना खटाखट उसके कवर हो जाएगा। चाहे हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, चाहे कोई स्टैंडर्ड बुक ज्योग्राफी के लिए पढ़ेंगे, चाहे हिस्ट्री के लिए कोई बुक पढ़ेंगे, तो आपको क्या कमांड का मतलब पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा, है ना। क्योंकि सब फेमिलियर रहेंगे बेसिक चीज़ों से। नहीं तो वो चीज़ पढ़ेंगे जरूर, लेकिन भूल जाएंगे सब कुछ। ठीक है ना। खैर अभी तो इतना रखते हैं, बाकी बीच बीच में हम सलाह देते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।